ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे? पेड़ पौधों को जो भी जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। न्यूट्रिशन कितने टाइप के बताया था? बताओ पहले फटाफट। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व कितने टाइप के बताया था मैंने? पेड़ पौधों के लिए जरूरी न्यूट्रिशन कितने टाइप के थे? दो टाइप के। कौन कौन से? एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो का ट्रिक क्या बताया था? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। टॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ट्रिक क्या बताया था? मन को जीत, कल मत बोल फनी। मन को जीत कल मत बोल फनी। मन को जीत कल मत बोल फनी। सी फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन। उसके बाद एस से सल्फर, सी कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पर Mn मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलबेडिनियम, बोरॉन, आयरन और निकल। आयरन और निकल। बताओ इन सब में से सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है? आयरन की। सबसे कम रिक्वायरमेंट आयरन की होती है और सबसे अधिक कार्बन की। कार्बन की, ठीक है, सबसे अधिक कार्बन की। अच्छा, पौधों को इस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो मेजरली पौधों को जरूरी नहीं होता है? आयोडीन। आयोडीन किस तरीके के पौधों के लिए रिक्वायर्ड होता है? ऐसे पेड़ पौधे जो समुद्र के किनारे पाए जाते हों, जैसे बनाना, है ना, बनाना, कोकोनट, कोकोनट। और समुद्र के किनारे एक और पेड़ पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव, मैंग्रोव, मैंग्रोव। कितने क्लियर था? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम आज समझते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं और उनकी कमर्शियल यूजिंग भी बहुत होती है। जैसे कि कुछ स्पाइसेस हो गए, है ना, कुछ मेडिसिनल प्लांट हो गए, कुछ जो है मादक पदार्थ वाले हो गए। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम समझते हैं इकोनॉमिकल यूज ऑफ प्लांट्स। इसके बारे में इकोनॉमिकल यूज ऑफ प्लांट्स यानी ऐसे पौधे जिनकी खेती यदि हम करते हैं तो उनसे अच्छा खासा पैसा मिलता है, हमारी इकोनॉमी सस्टेन करती है। ठीक है, इस इकोनॉमिकल जो प्लांट्स है इनमें कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो मेडिसिन के लिए यूज होते हो। ठीक है, मेडिसिन के लिए। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मसालों के लिए यूज होते हो, स्पाइसेस। कुछ ऐसे हो सकते हैं कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नारकोटिक्स के लिए यूज होते हो। नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों के लिए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सारे के सारे प्लांट्स पाए जाएंगे, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, स्पाइसेस के लिए यूज होने वाले प्लांट्स हो या नारकोटिक्स के लिए हो, वो कौन से प्लांट्स हैं और उनमें से जो वस्तु निकलेगी। जैसे कि चाहे एक पेड़ होता है, अगर हम एक पेड़ की बात करें, कोई भी प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट में हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है?
हो सकता है कि उसके रूट हो, रूट से कोई मेडिसिन बन रहा हो या कोई मसाला बन रहा हो सकता है कि उसका जो बार्क है, छाल है, उस छाल से बन रहा हो सकता है कि उसकी पत्तियां हैं, उन पत्तियों से बन रहा है या हो सकता है कि उसमें से निकलने वाले जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उन फूलों से कुछ न कुछ बन रहा हो। तो एक प्लांट में हर एक चीज किसी न किसी काम के लिए यूजफुल होता है। तो समझते हैं कि अच्छा कौन सा जो पौधा है या प्लांट है, उसमें कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है? क्या उसका जड़ इस्तेमाल हो रहा है, उसका छाल इस्तेमाल हो रहा है या उसकी फूल पत्ती इस्तेमाल हो रही है? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिनकोना। सिनकोना, देखो सिनकोना का मैं आपको ये दिखाता हूँ पौधा। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो सिनकोना का पौधा है, सिनकोना का पौधा है, पहले टाइम पीरियड में इसकी जो ये बार्क होती है, जो छाल होती है ना, सिनकोना के पौधे की जो छाल होती है, छाल ऊपर की, उस छाल को निकाला जाता था और निकाल करके इसे पानी में डालकर गर्म किया जाता था। तो इससे एक जूस बनता था। जैसे कि आप चाय बनाते हो तो चाय में चाय की पत्ती डालते हो, तो वो चाय की पत्ती कलर देती है, उसके बाद चाय छान लेते हो, पी लेते हो। तो वैसे ही इसे भी पानी में डाला जाता था और इसके अंदर से जो लिक्विड निकलता था वो पानी में मिक्स हो जाता था, उसे छानते थे। तो जो जूस बनता था उस जूस को कहते थे कुनैन। सिनकोना की छाल से निकलने वाले जूस को हम क्या कहते थे? कुनैन, कुनैन, कुनैन। और इसका इस्तेमाल होता था मलेरिया के मरीजों को ठीक करने के लिए। किसके लिए? मलेरिया के मरीजों को ठीक करने के लिए। मलेरिया के मरीजों को ठीक करने के लिए कुनैन का इस्तेमाल होता था। कुनैन क्या था? सिनकोना की छाल से निकलने वाला जूस। तो बताओ कुनैन कैसे प्राप्त होता था? कुनैन यानी एक तरीके का जूस है। जूस कैसे मिलता था? सिनकोना की छाल यानी बार्क से। ठीक है, सिनकोना की छाल यानी बार्क से। उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? किस लिए होता था पहले? मलेरिया मलेरिया को ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे साइंस आगे बढ़ती गई, इस कुनैन को यानी इस जूस को रिप्लेस कर दिया गया क्लोरोक्वीन मेडिसिन के जरिए। किसके जरिए? क्लोरोक्वीन मेडिसिन। ये क्लोरोक्वीन मेडिसिन कोविड के टाइम पीरियड में बहुत ही चर्चा में रहा था, है ना? तो वो कहेगा, अगर पूछेगा कि सिनकोना की छाल या कुनैन को किस मेडिसिन ने रिप्लेस कर दिया है, तो क्लोरोक्वीन ने। सिनकोना क्या है? पेड़ का नाम है। कुनैन उस पेड़ की छाल से बनने वाले जूस का नाम है। ठीक है, सिनकोना ये प्लांट का नाम है, लेकिन कुनैन इस जो बार्क है इसको पानी में भिगा करके, गर्म करके, उबाल करके जो जूस बनेगा उसको कहते हैं कुनैन। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? मलेरिया को ठीक करने के लिए। बताओ कुनैन को रिप्लेस किसने कर दिया? क्लोरोक्वीन ने। ओके, दूसरा चलते हैं। दूसरा प्लांट आता है मुलेठी। मुलेठी, मुलेठी को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोराइस। क्या कहते हैं? ल्यूकोराइस। अच्छा देखो, जब इंसान बहुत बोलता है, कहीं अगर कीर्तन वगैरह हो रहा है, 24 घंटे 2 दिन 3 दिन का कीर्तन हो रहा है, तो इंसान को बोलना पड़ता है, या कोई लेक्चर ले रहा है 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगातार बोल रहा है, कहीं भाषण चल रहा है, तो बोलते बोलते इंसान का गला क्या हो जाता है? फंस जाता है ना? इंसान का गला फंस जाता है। तो जब गला फंस जाए या गले में कफ वगैरह हो जाता है, तो गले को साफ करने के लिए क्या किया जाता है? इस मुलेठी को चबाया जाता है। मुलेठी के जो या तो जड़ रहे, मुलेठी का रूट रहे, तो रूट का पाउडर बना करके उसे आप चाट लो, उससे भी आपका गला साफ हो जाएगा। या मुलेठी का जो डंठल मिल जाए, क्या मिल जाए? डंठल, 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 उसे आप दातून की तरह चबा लो, उसका भी
जूस जैसे आपके अंदर जाएगा वो भी आपके गला को साफ कर देगा। तो देखो ये है मुलेठी। मुलेठी का ये पौधा है, ठीक है, मुलेठी का पौधा। और उसके या तो जड़ का आप पाउडर बना लो, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसके जड़ का या तो आप कूट करके पाउडर बना लो, या फिर इसका जो ये डंठल है इस डंठल को उबाल लो, या ऐसे ही अगर ताजा है तो इसको चबा जाओ, तो इसका जो जूस रहेगा वो आपके गले को फायदा करेगा। तो गले को साफ करने के लिए, गले को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मुलेठी का। गले को साफ करने के लिए मुलेठी का, गले को साफ करने के लिए मुलेठी का, ठीक है, मुलेठी का। फिर आता है तीसरा, उसे कहते हैं ब्राह्मी। क्या कहते हैं? ब्राह्मी। ब्राह्मी, देखो ब्राह्मी का पाउडर आता है, ब्राह्मी का पाउडर, ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेमोरी बूस्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेमोरी बूस्टर। जैसे कि आप अगर कोई बच्चा है 15 साल से छोटा है और उसकी दिमागी हालत ऐसा लग रहा है कि बहुत कमजोर है, तो आप उसको जो गर्म पानी में या दूध वगैरह में ब्राह्मी का पाउडर मिला करके कंटिन्यू दे सकते हैं। उससे क्या होगी कि उसकी मेमोरी धीरे धीरे बूस्ट होगी। 15 साल के बाद ये सब चीजें काम नहीं करती है, ठीक है। तो ब्राह्मी, ब्राह्मी का पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है? ब्राह्मी, ब्राह्मी पाउडर इस्तेमाल होता है मेमोरी बूस्टर के लिए, ठीक है। ब्राह्मी पाउडर मेमोरी बूस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मेमोरी बूस्टिंग के लिए, ठीक है, मेमोरी बूस्टिंग के लिए। समझ में आ रहा है? ये ब्राह्मी पाउडर, ब्राह्मी पाउडर। उसके बाद आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा, देखो सर्पगंधा नाम से ही स्पष्ट है, सर्पगंधा। ये सर्प यानी स्नेक के पॉइजन को कम करने के काम में आता है। स्नेक पॉइजन को क्या करने के? कम करने के। जैसे कि जब भी कभी सांप काटता है तो उसके जहर की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो जमने लगता है, और ब्लड अगर नर्व्स में जम जाएगी तो ब्लड फ्लो में तकलीफ हो जाएगी और इंसान की मौत हो जाएगी। तो सर्पगंधा क्या करता है, हमारे जो ब्लड ठीक होता है उसे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। यानी ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो सर्पगंधा का भी पाउडर आता है, सर्पगंधा का भी क्या आता है? पाउडर आता है। देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सर्पगंधा, सर्पगंधा। तो बताओ सर्पगंधा का इस्तेमाल क्या होता है इकोनॉमिकल, इसका यूज क्या है? भाई सांप वगैरह अगर काट लिया है तो उसके पॉइजन को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब इसी नाम से मिलता जुलता एक होता है, उसे कहते हैं अश्वगंधा। क्या कहते हैं? अश्वगंधा। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, यानी ये आपको घोड़े की तरह ताकत देता है। अश्वगंधा, ये देखो अश्वगंधा का जो पाउडर होता है, अश्वगंधा का पाउडर, ये आपको घोड़े की तरह ताकत देता है। ये आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाता है, इसकी विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाता है, विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाता है। और आपका जो ब्रीद होता है, सांस होता है, जैसे कि किसी को सांस फूलने की बीमारी है तो ब्रीद कंट्रोल या सांस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्रीद कंट्रोल, ठीक है, सांस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हमने जब विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज देखा था तो हमने देखा था कि अगर विटामिन ई की कमी किसी के अंदर हो जाती है तो महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिल सकता है। तो यानी ये जब आपके शरीर में अश्वगंधा विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाएगा तो आपकी जो
इनफर्टिलिटी पावर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन पावर है, उसको भी इंक्रीज करेगा। रिप्रोडक्शन पावर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रिप्रोडक्शन पावर को इंक्रीज करेगा। तो अश्वगंधा का काम समझ में आ गया। अश्वगंधा हमारे शरीर में किस विटामिन को बढ़ाता है? विटामिन ई। विटामिन ई। और सांसों को कंट्रोल करता है, सांसों को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन पावर बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन पावर बढ़ाता है। याद रखना, अश्वगंधा और सर्पगंधा अलग अलग है। सर्पगंधा सांप के, स्नेक के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अश्वगंधा विटामिन ई को बढ़ाता है और सांसों को कंट्रोल करता है, ठीक है, सांसों को कंट्रोल करता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद चलते हैं छठवां प्लांट के बारे में समझते हैं, उसे हम कहते हैं नारियल, कोकोनट, है ना? कोकोनट। अब देखो, कोकोनट में तो जो बीच वाला हिस्सा रहता है उसे हम खा लेते हैं, सब्जी में इस्तेमाल कर देते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन जो कोकोनट का छिलका होता है, ऊपर का हिस्सा, जिसे छील करके निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो कोकोनट का छिलका का इस्तेमाल होता है रस्सी बनाने के लिए, रोप। देखा होगा ऐसी रस्सियां बहुत सारी, है ना? तो कोकोनट बार्क, कोकोनट बार्क, कोकोनट बार्क, इस कोकोनट बार्क का इस्तेमाल किस लिए होता है? रोप यानी रस्सी बनाने के लिए, रोप यानी रस्सी बनाने के लिए। बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है, और काफी लंबे समय तक चलता है, ये जल्दी सड़ता नहीं है, काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो कोकोनट बार्क का इस्तेमाल किस लिए होता है? रोप बनाने के लिए। तो अगर कोई पूछेगा कि जो नारियल है, नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है, क्या उसे हमें फेंक देना चाहिए या उसका भी कोई इकोनॉमिकल यूज है? तो उसका भी इकोनॉमिकल यूज होता है। लोग उससे रस्सी बनाते हैं और फिर रस्सी का जो है विक्रय होता है, मार्केट में उसे बेचा जाता है, ठीक है। ओके। अब कोकोनट के बाद आता है आपका कॉटन। कोकोनट के बाद आपको याद रखना है कॉटन। कॉटन, अच्छा, कॉटन, कापूस जिसको कहते हो, कापूस। ये जो कॉटन होता है ये सीड से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सीड से। यानी कि ये देखो, पहले ये ऐसे बंद रहेगा, ये ऐसे बंद रहेगा, ये बीज क्या रहेगा? बीज बंद रहेगा। अब जैसे ही इस पर धूप पड़ती है तो ये बीज ये फट जाता है। फूल जो रहता है ना, पहले तो ये इसके सारे के सारे जो सेपल वगैरह हैं, सेपल वगैरह इसको पैक करके रखे हैं। लेकिन जैसे ही सेपल पर क्या होता है? सेपल पर धूप पड़ती है तो ये सेपल कड़क हो जाती है और फूट जाती है, और फूटेगी तो इसमें से व्हाइट 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 कलर के कापूस निकलेंगे, और इन्हीं कापूस के बीच में आपको ब्लैक ब्लैक कलर का क्या देखने को मिलेगा? बीज भी देखने को मिलेगा। तो कहेगा कि जो कॉटन है, कॉटन वो किससे प्राप्त होता है? कॉटन प्राप्त होता है सीड से। किससे प्राप्त होता है? सीड से, सीड से। अब ये व्हाइट व्हाइट रहता है तो इसे हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? व्हाइट गोल्ड। कहेगा व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम मत मार देना, यहाँ प्लांट्स में पूछ रहा है वो। व्हाइट गोल्ड कॉटन को कहते हैं, ठीक है, व्हाइट गोल्ड कॉटन को कहते हैं। फिर इसी कॉटन का इस्तेमाल करके कपड़े बनते हैं। पहले धागा बनेगा, फिर धागे से कपड़ा बनेगा, ठीक है। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है। कपड़े की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? कॉटन का, कॉटन का। उसके बाद हम समझते हैं जूट। जूट, जूट, इसको हिंदी में कहते हैं पटसन, ठीक है, पटसन। अब देखो, जूट का भी इस्तेमाल, पहले जूट की प्लांट को देखते हैं। जूट का प्लांट है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जब हो जाता है, इसको काट करके पानी में भिगा दिया जाता है,
और पानी में भीगने के बाद इसके ऊपर का जो छाल रहता है उसको निकाल लिया जाता है। जब वो छाल को निकाल लेते हैं तो वो गोल्डन कलर का दिखाई देता है। छाल को निकाल लेते हैं तो किस कलर का दिखाई देता है? गोल्डन कलर का। और इसका छाल रहता किस पर है? तो इसके तने पर, स्टेम पर, ठीक है, स्टेम पर। उस स्टेम के छाल को निकाल लेते हैं तो कहेगा कि जूट हमें किससे प्राप्त होता है? क्या रूट से प्राप्त होता है, लीफ से प्राप्त होता है, या स्टेम से, या बीज से? तो जूट हमें स्टेम से प्राप्त होता है, स्टेम से प्राप्त होता है। और जब इसे निकालते हैं तो ये गोल्डन गोल्डन कलर का निकलता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। और इसी का इस्तेमाल करके फिर रस्सी बनाना है, रस्सी बनाओ, बोरा बनाना है, बोरा बनाओ, अलग अलग चीजें, थैला बनाना है, थैला बनाओ, अलग अलग चीजें बनाई जाती है। ठीक है, इस जूट से अलग अलग चीजें फिर बनाई जाती है। समझ में आया? तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को। ठीक है, जूट को। जूट हमें कहां से प्राप्त होता है? स्टेम से, स्टेम से। ठीक है, स्टेम से यानी तने से, स्टेम यानी तना, तना से। ठीक है, तना से। और कॉटन कहां से प्राप्त होता है? सीड से, सीड से। कॉटन सीड से प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्लोव। क्लोव यानी लौंग, लौंग। लौंग कहां से मिलेगा? तो लौंग हमें मिलेगा कली से। पहले लौंग का पेड़ देखते हैं। देखो, लौंग का प्लांट है, प्लांट है। अब इसमें आप देखोगे ये जो फूल लगा हुआ है ये क्या है? छोटी छोटी कलियां है, कलियां। ठीक है, बर्ड, बर्ड, बर्ड। कली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड। तो कहेगा अब इसी को निकाल लिया जाता है, निकाल के सुखा दिया जाता है तो ये बन जाता है लौंग। तो कहेगा लौंग हमें कहां से प्राप्त होता है? तो कली से। कली यानी बर्ड से। ठीक है, बर्ड से, बर्ड से, बर्ड से। बर्ड, बर्ड, बर्ड मतलब कली, कली से प्राप्त होता है, कली से प्राप्त होता है। कली, कली किसकी होती है? फूल की ना। तो फूल की कली से, फ्लावर कली, फ्लावर बर्ड कहो या फूल की कली कहो। ठीक है, बताओ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? लौंग का इस्तेमाल, लौंग का इस्तेमाल मसाले के लिए होता है। मसाला यानी स्पाइसेस, स्पाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसाले के रूप में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हींग और सफेदा। हींग, हींग को क्या कहते हैं? एसफोइटिडा। ठीक है, एसफटीडा, एसफटीडा, एसफटीडा। अच्छा, हींग कहाँ से प्राप्त होता है? तो हींग अक्सर पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है। हींग का जो पौधा होता है पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है, माउंटेनियस रीजन में, माउंटेनियस रीजन में लगाया जाता है। और हींग हमें रूट से प्राप्त होता है, रूट यानी जड़ से। इसको क्या करते हैं? हींग, हींग के पौधों में भी दो होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल से तो नहीं, फीमेल वाले रूट से प्राप्त होता है हींग। उसको क्या करते हैं? जैसे आप कोई भी पेड़ होता है, ठीक है, कोई भी पेड़ है, आप पेड़ पर अगर खरोच मारोगे तो उसमें गम की तरह, दूध की तरह कुछ ना कुछ निकलता है। तो ऐसे ही इस हींग के पेड़ को भी नीचे से काट दिया जाता है तो उसका जो रूट रहता है ना, रूट, उसके रूट से ऊपर ऐसे ऐसे गम की तरह कुछ ना कुछ निकल के जम जाता है और फिर उसी को काट लिया जाता है, मतलब कि किसी चीज से इकट्ठा कर लिया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे जब पेड़ रहेंगे तो बहुत सारे ये गम निकलेंगे और उसी गम को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर उसे फैक्ट्री में ले जाया जाएगा और वहां पर प्रोसेसिंग होगी, उसमें आटा वगैरह मिलाया जाएगा और हींग को, जो हींग हम खाते हैं उस खाने के रूप में बनाया जाएगा। लेकिन जो नेचुरल हींग होता है, मैं दिखाता हूँ, नेचुरल हींग वो गम के रूप में निकलता है। ठीक है, फिर उसे सुखाया जाता है। जैसे आपने अगर रबर देखा होगा, रबर देखो दिखाई दे रहा है, पहले तो ये पेड़ है, उसका पेड़, फिर इस पेड़ का निचला हिस्सा जो जड़ रहता है उसको काट देंगे, काट देंगे। तो जैसे काटेंगे तो उसके ऊपर देखो ये जम गया है,
गम की तरह जम गया है। अब इसको जैसे ही काट लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, पूरा इसको निकाल लेंगे, फिर इसके नीचे वाले हिस्से को फिर से काट देंगे। फिर से जब काट देंगे तो दूसरे दिन फिर से इसके ऊपर गम आ जाएगा और फिर उसे इकट्ठा कर लेंगे। ये हींग की खेती पहाड़ी इलाकों में ही करी जा सकती है और इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में हमें ये हींग मिलता है। इसलिए जो चीज बहुत कम अमाउंट में होता है उसकी प्राइसिंग बहुत अधिक होती है। तो हींग को अगर आप मार्केट में बेचोगे तो कभी कभी 25,000 रुपए प्रति केजी या 30,000 रुपए प्रति केजी बिकता है। ठीक है, तो हींग जो है मसालों में सबसे महंगा हींग ही होता है। ठीक है, हींग इतना क्लियर हुआ हींग के बारे में। हींग कैसे प्राप्त होता है? हमें हींग हमें रूट से मिलता है, रूट से। ठीक है, रूट से। हींग के बाद आगे चलते हैं, समझते हैं हम कॉफी के बारे में। इसके बारे में कॉफी कौन सा नंबर हो गया था ये? 9। ठीक है, 9 के बाद आएगा 10। कॉफी, देखो कॉफी, अगर हम कॉफी की बात करें, इसकी कॉफी, तो जो कॉफी होता है, कॉफी सीड से मिलता है हमें। कॉफी किससे मिलता है? सीड से। पहले मैं दिखाऊं, ये देखो, ये है कॉफी का पेड़। इस पेड़ में आपको लगेगा ये तो करौंदे जैसा लगा हुआ है पूरा, है ना? ये सीड लगा हुआ है पूरा का पूरा। अब इसे जब सुखाया जाएगा, इसका खोल निकल जाएगा और इसके अंदर से निकलेगा आपको इस तरीके का कॉफी। ठीक है, कॉफी। और फिर इसे आप ग्राइंडर में डाल करके पीस दो या कंपनी में ले जा करके पैकेट में पैक कर दो और फिर दूध में डाल करके पियो। तो कॉफी हमें किससे मिलती है? कॉफी हमें मिलती है सीड से। किससे मिलती है? सीड से। कॉफी में एक केमिकल पाया जाता है जिसे कहते हैं कैफीन। क्या कहते हैं उसे? कैफीन। और कैफीन हमारे नींद को दूर भगाने में हेल्प करती है। यानी आपको अगर नींद आ रही है तो आप चाय की जगह क्या पियो? कॉफी पियो, क्योंकि कॉफी में पाया जाता है कैफीन और कैफीन नींद को भगाती है। और जो चाय होता है, चाय में पाया जाता है थीन। चाय में क्या पाया जाता है? मैं अभी बताऊंगा इसके बाद चाय में पाया जाएगा थीन, और थीन आपके थकान को भगाता है। ठीक है, तो कॉफी किससे मिलता है? कॉफी सीड से मिलता है। कॉफी के बाद आते हैं हम लोग चाय पर। कॉफी के बाद किस पर आएंगे? चाय पर। तो टी यानी चाय। चाय, देखो चाय की खेती होती है, ये भी पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती होती है। इसके लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाना पड़ता है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इसे मैदानी इलाकों में लगाएंगे तो पानी सब रुक जाएगा और इसकी जड़ों को खराब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसके लिए यहाँ पर सीढ़ी नुमा ऐसा खेत बनाया जाता है ताकि पानी आए तो उतरता जाए। फिर उसके बाद इसकी जो चाय की पत्तियां होती हैं, कली होती है, उसको नोच लिया जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है और तोड़ करके फिर उसे कंपनी में ले जा करके उसको प्रोसेसिंग की जाती है और फिर वो पैक होकर के हमारे घरों तक आता है। भारत में जो हम चाय पीते हैं वो सबसे थर्ड क्वालिटी की चाय होती है। अच्छी क्वालिटी की चाय उसे बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। समझा? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो चाय हमें किससे मिलती है? चाय हमें लीव्स यानी पत्तियों से मिलती है। चाय हमें लीव्स यानी पत्तियों से मिलती है, लेकिन कॉफी सीड यानी बीज से मिलती है। तो चाय के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाएगा? चाय के अंदर केमिकल पाया जाता है थीन। थीन, और थीन किसे दूर करता है? थकान को। थीन किसे दूर करता है? थकान को। तो आपको अगर थकान हुई है, कहीं से चल कर आए हो, तो चाय पी लो, आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन आप पढ़ रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो कैफीन यानी कॉफी पी लो, आपको आपका नींद दूर भाग जाएगा। आपका नींद क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। ना क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं कुछ नशीले जो पौधे होते हैं। ठीक है, नशा करने वाले, नारकोटिक्स जिसको कहते हैं, नारकोटिक्स। ठीक है, नारकोटिक्स प्लांट। कौन सा नंबर है ये जी? 11 हो गया, 12वां। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स प्लांट। नारकोटिक्स प्लांट जैसे कि नशा देने वाले पौधे, जैसे हो गया कि आपका बीड़ी किसका बनता है ना?
बीड़ी या सिगरेट के अंदर क्या भरा जाता है? तंबाकू, टोबैको हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया। टोबैको के बाद आप देखोगे कि लोग मूवी वगैरह में दिखाई देता है कि ड्रग्स ले रहा है, हीरोइन ले रहा है, एलएसडी ले रहा है, वो टैबलेट, वो सारा का सारा चीज किससे बनता है? तो बनता है ओपियम से, ओपियम से। और भारत में सबसे सस्ता जो होता है उसे हम कहते हैं गांजा। क्या कहते हैं? गांजा, है ना, गांजा, ठीक है, गांजा, गांजा वगैरह भी सब पीते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? टोबैको है, ओपियम है, गांजा है, ये सारा क्या है? ये नारकोटिक्स प्लांट है। गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा रखा है, ठीक है, बैन लगा रखा है। अब देखो मेजरली जो नशीले पदार्थ बनते हैं जैसे वो मॉर्फिन, क्या, मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन या कोडीन, कोडीन या थियाबीन, थियाबीन या नारकोटीन, नारकोटीन, ये सारे के सारे जो ड्रग है वो ओपियम से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। यानी ओपियम इनका एक सोर्स है। ओपियम का अगर आप प्लांट देखोगे वो कुछ इस तरीके से होता है। इसकी भी खेती अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्रों में की जाती है। अब इस ओपियम का ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है, इस प्लांट में भी चीरा लगा दिया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है। जैसे चीरा लगाएंगे तो इसके अंदर से दूध निकलना चालू हो जाएगा। क्या निकलना चालू होगा? दूध, ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, इसमें से दूध निकलना चालू होगा। ये देखो यहाँ पर चीरा मार दिया गया है, अब ये क्या निकला हुआ है? दूध निकला है। अब ऐसे ही ऐसे ये दूध यहाँ निकलते निकलते यहाँ पर जम जाएगा, तो इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ से निकाल लिया जाएगा। और निकालने के बाद फिर इसे अलग अलग कंपनी में ले जाया जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल मिलाया जाएगा और केमिकल मिला करके अलग अलग तरीके के ड्रग्स बनाए जाते हैं। इन ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिकल पर्पज से भी हो सकता है, लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इसका एडिक्ट बनाते हैं। जैसे ही हम कोई भी, चाहे वो अल्कोहल हो, निकोटीन हो, जैसे टोबैको में क्या पाया जाता है? निकोटीन, ठीक है, टोबैको में निकोटीन। और जो टोबैको होता है वो हमें पत्ती से मिलता है, लीव से मिलता है, ठीक है, लीव से। लेकिन जो ओपियम है, ओपियम, ओपियम किससे मिलेगा? ओपियम, ओपियम ये फूल से मिलता है, ठीक है, इसका ये जो फूल है उस फूल में क्या मार दिया जाता है? चीरा मार दिया जाता है, ठीक है, चीरा मार दिया जाता है। ओपियम हमें फूल से मिलता है। इन ये सारी की सारी चीजें क्या करती है? हमें पेन रिलीफ में, पेन रिलीफ यानी दर्द को कम करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि कोई आर्मी या कोई सैनिक अगर बॉर्डर पर है, उसे गोली लग जाती है तो उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मॉर्फिन किससे बनाया जाता है? ओपियम से ही बनाया जाता है, ठीक है, ओपियम से ही बनाया जाता है। गांजा को इंग्लिश में कैनबीस कहते हैं, कैनबीस, कैनबीस, ठीक है, कैनबीस। ये इसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि जैसे कहीं शरीर पर चोट लग गया हो, मोच वगैरह आ गई हो, तो उस मोच पर हल्दी प्याज के साथ इसको भी बांधा जा सकता है, ठीक है। या लोगों को अगर जैसे कहीं पहले टाइम पीरियड में हड्डी वगैरह टूट जाती थी तो उसको जब सेट करना रहता था तो उसे सेट करने से पहले ही भी इसका इस्तेमाल, गांजा वगैरह का इस्तेमाल कराया जाता था, ठीक है, ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो। जितने भी नारकोटिक्स प्लांट होते हैं, नारकोटिक्स प्लांट, ये किसमें हेल्प करते हैं? पेन को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, पेन को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं। लेकिन याद रखना, ओपियम इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑल नारकोटिक्स मेडिसिन, ठीक है, ऑल नारकोटिक्स मेडिसिन का जो सोर्स है वो कौन है? ओपियम। ओपियम को हिंदी में क्या कहते हैं? अफीम, अफीम, ठीक है, अफीम, अफीम, अफीम। तो कहेगा कि मॉर्फिन किससे बनाया जाता है? अफीम से। कोडीन किससे बनाया जाएगा? अफीम से। थियाबीन किससे बनाया जाएगा? अफीम से। समझा? अफीम से। क्या काम होता है ओपियम या इन सब का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? हमारे पेन को रिलीफ करते हैं, पेन में रिलीफ देते हैं, ठीक है। अगर बहुत दर्द हो रहा है कहीं पर, इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो दर्द का पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता? क्योंकि ये हमारे सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और जो इंफॉर्मेशन, दर्द की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचनी रहती है वो पहुंचती ही है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास नहीं होता है।
तो ये सारे के सारे जो दवाइयां इतनी तगड़ी होती है कि अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो सीधा हमें चक्कर आने लगेगा, बेहोशी जैसी हालत हो जाएगी, हमें कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा कुछ वक्त के लिए। समझ में आया? ओके, तो इतने ये 12 जो थे सारे प्लांट्स, ये इनका इस्तेमाल किस लिए हुआ था? इकोनॉमिक पर्पस के लिए हुआ था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल यूज ऑफ प्लांट। इसमें समझ में आ गया सारा का सारा? पहला था सिंकोना, फिर मुलेठी, फिर ब्राह्मी, फिर अश्वगंधा, फिर कोकोनट का बार्क, फिर कॉटन, उसके बाद जूट, फिर क्लोव, हींग, ठीक है, कॉफी, चाय, और उसके बाद नारकोटिक प्लांट्स। नारकोटिक प्लांट्स, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? टोबैको रिसर्च सेंटर, भारत में टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में, याद रखना इसको। कहाँ पर? आंध्र 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 प्रदेश के कहाँ है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में क्या है? टोबैको रिसर्च सेंटर। टोबैको यानी तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।